हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट जो वीकली मॉक टेस्ट होता है आरडब्ल्यू ऐप पर। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मॉक टेस्ट हुआ था 21 सितंबर यानी आज वाले मॉक टेस्ट का मैथ सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 66% ऑफ इट्स मार्क प्राइस अ मर्चेंट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ ही सेल्स द आर्टिकल एट 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। यानी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 66% पर बेचकर, यानी सबसे पहले हम एमपी यानी जो मार्क प्राइस है उसे मान लेते हैं हम 100। उसे क्या मान लेते हैं 100। तो एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 66% पर बेचकर एक व्यापारी 10% का लाभ अर्जित करता है। तो एसपी कितना होगा? एसपी होगा मार्क प्राइस का 66% यानी 66% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। 66% 100 कितना होगा? 66 ही होगा। 66% ऑफ 100 कितना होगा? 66। तो ये हो गया एसपी। अब क्या होता है, उसे 10% का प्रॉफिट होता है। और 10% का प्रॉफिट कब होगा? जैसे हमारे पास है सीपी 100 और हमने ये 110 में बेच दी, यानी सीपी है हमारी 100 और एसपी हमारी 110। तो इसका मतलब क्या है कि 10% का प्रॉफिट हुआ। तो यही बोल रहा है वो कि 66 रुपये में बेचने पर कितना हुआ? 10% का प्रॉफिट। यानी 110 की वैल्यू कितनी है? 66। यानी जो 110 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है? 66। तो एक यूनिट की कितनी आएगी? 66/110 यानी 110 इनटू हमें लिखानी है सीपी की वैल्यू, तो 100 का मल्टीप्लाई। तो 0 से 0 कैंसिल, 11 6 66 और ये हो जाएगी 60। यानी हमारे पास सीपी कितनी हो गई? हमारे पास सीपी हो गई अब 60। उसके बाद कंडीशन क्या है? इफ ही सेल्स द आर्टिकल एट 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितनी थी? 100। तो 80% ऑफ 100 कितना होगा? 80। तो अब वो बोल रहा है कि एसपी अगर 66 ना होकर कितनी हो जाए? 80% ऑफ मार्क प्राइस यानी 80 हो जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो सीपी कितनी है? 60। एसपी कितनी है? 80। बस हमें क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो निकालेंगे हम। सीपी कितनी है? सीपी हमारे पास 60 और एसपी कितनी है? एसपी हमारे पास हो गई अब 80। तो हमें लिखना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? एसपी माइनस सीपी यानी 20 अपॉन सीपी पर लिख करता है प्रॉफिट और लॉस, तो 60 इंटू 100। तो ये 20 या 60 हो जाएंगे, यानी 23 या 60 और 3 से डिवाइड करेंगे 100 में, तो ये हो जाएगा 33/1/3%। या हम इसे लिख सकते हैं 33.33%। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा उसका आंसर हो जाएगा 33.33%, यानी प्रॉफिट परसेंटेज आएगा हमारा 33.33%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 2 buckets आर फिल्ड विद मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1 एंड 7:2। यानी 2 बाल्टियां हैं, दूध और पानी से 4:1 और 7:2 के अनुपात में भरी जाती हैं। यानी 2 बाल्टियां हमारे पास, तो बाल्टियां यानी B1 और एक बाल्टी है B2। तो इसमें क्या है? मिल्क रेशियो वाटर, मिल्क रेशियो और वाटर। तो रेशियो कितना है? अब पहली का है 4:1 और दूसरे का है 7:2। उसके बाद हमें क्या करना है? इफ़ दीज मिक्सचर आर मिक्सड इन द रेशियो 1:5 रेस्पेक्टिवली, यानी ये B1 जो है बाल्टी यानी पहली बाल्टी और दूसरी बाल्टी के मिक्सचर को मिला दिया जाता है किस रेशियो में? 1:5 में। तो हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। वाटर एंड मिल्क बताना है। यहाँ क्या है? मिल्क एंड वाटर गिवन है, हमें उल्टा यानी वाटर एंड मिल्क का रेशियो बताना है इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, यानी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसकी क्वांटिटी कितनी है? 5, यानी 4 और 1 कितना है? 5 और ये कितना है? 9। तो पहले इसकी क्वांटिटी को सेम करेंगे, मिक्सचर को सेम। तो सेम कैसे करेंगे? यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और यहाँ करेंगे 5 से। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36/9 और ये हो जाएगा 35/10। अब ये कितना बराबर है? क्योंकि 36 और 9 45, 35 और 10 45। अब ये बराबर है और इसे क्या करेंगे? मिक्स करेंगे किस रेशियो में? 1:5 रेस्पेक्टिवली, यानी ये वाला 1 में और ये वाला 5 में। यानी मल्टीप्लाई 1 कर देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 36/9 था, यहाँ था 35/10। 36/9 और 35/10 और 1:5 में हमें मिलाना है, नहीं 1:5। तो इंटू में 1 इंटू में 5, तो ऊपर तो हो जाएगा 36/9 और नीचे कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 175/50। तो इसे अगर ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 6 5 11, 7 3 10 और ये हो जाएगा 11 और 2, यानी 211
रेशियो 59। तो ये रेशियो किसका आया? ये रेशियो आया मिल्क एंड वाटर का। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि वाटर एंड मिल्क, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 59 रेशियो 211। आरडब्ल्यू वालों ने ये गलत किया है, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन मान लिया, लेकिन सही ऑप्शन जो होगा वो यही होगा। ऑप्शन नंबर डी है शायद, ये मुझे पता नहीं ऑप्शन की, तो पर ऑप्शन इसका जो आंसर होगा वो होगा 59 रेशियो 211। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन अ कंपनी 75% आर स्किल्ड वर्कर्स एंड द रिमेनिंग आर अनस्किल्ड। यानी एक कंपनी में 75% कुशल श्रमिक हैं और शेष अकुशल हैं। तो कंपनी में कितने वर्कर्स हैं? हम मान लेते हैं कि कंपनी में है 100 वर्कर्स, और उसमें से स्किल्ड वर्कर्स और अनस्किल्ड वर्कर, एस यानी स्किल्ड वर्कर्स यानी कुशल श्रमिक, और यू यानी अनस्किल्ड वर्कर्स यानी अकुशल श्रमिक। तो कितने हैं? स्किल्ड कितने हैं? 75%। तो 75%, 100 का 75% 75 होता है, तो स्किल्ड है हमारे पास 75, और जो बच्चे हुए, बच्चे कितने? 25, और 25 है हमारे पास अनस्किल्ड। उसके बाद 84% ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, 84% ऑफ स्किल्ड वर्कर, तो 84 कितना होगा? 84% ऑफ 75, तो 84% हम निकालेंगे 75 का, 75 का 84%, 84%, तो 25 से 3 टाइम्स, 25 से 4, और 4 से 21, तो ये हो जाएगा 63। तो कितना होगा? 63। तो हम इसमें क्या बोला है हमसे कि 63, यहाँ लिख लेंगे 63, और बाकी बच्चे कुछ कितने होंगे? बच्चे कुछ होंगे हमारे 12। तो 84% ऑफ स्किल्ड वर्कर, 84% हो गया 63, एंड 28% ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स, यानी इसका 28%, 25 का 28%, तो 28% निकालेंगे 25 का, तो 28%, 28% किसका? 25 का। तो 25 से 4 टाइम्स, और 4 से ये 7 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद क्वेश्चन पर वापस चलते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7, और ये बच्चे जो बचे होंगे वो हो गए 18। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं शुरू से। 75% स्किल्ड हो गए, ये रहे। बच्चे कुचे जो हैं अनस्किल्ड हैं, तो वो 25 हैं। उसके बाद 84% ऑफ स्किल्ड वर्कर एंड 28% ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स आर परमानेंट। यानी 84% ऑफ स्किल्ड वर्कर, 84%, 75 का 84% कितना है? 63। तो वो क्या है? वो है परमानेंट, यानी पी से डिनोट कर देते हैं, ये है परमानेंट। और 28% ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स, यानी अनस्किल्ड वर्कर 25 का 28% कितना था? 7। तो ये क्या है? परमानेंट है। और जो बच्चे कुछ हैं ये क्या है? टेम्परेरी, ये है टेम्परेरी, टी से डिनोट कर देता हूँ टेम्परेरी। इफ द नंबर ऑफ टेम्परेरी वर्कर्स इज 150, यहाँ टेम्परेरी कितने हैं? 12 ये रहे और 18 ये रहे, यानी 12 + 18 कितने टेम्परेरी वर्कर्स हैं? यानी 30 हमारे पास क्या है? टेम्परेरी वर्कर्स। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 150। इफ द नंबर्स ऑफ टेम्परेरी वर्कर्स इज 150, यानी हमारे पास 30 की वैल्यू है 150। तो हमें बताना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंपनी। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे? 100, यानी हमारे पास 30 की वैल्यू है 150, और हमें 100 की वैल्यू बतानी है। तो 150 किसकी वैल्यू है? 30 की, इंटू हमें पता नहीं किसकी है? 100 की। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 5 टाइम्स, तो कितना होगा? 500, यानी टोटल वर्कर्स कितने थे? 500। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 500 वर्कर्स थे, 500। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ, बस हमें ये सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मेथड आपको पता ही होगा, बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी का, और फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास यानी ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ यानी का, ये वाला। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, तो 104 डिवाइड बाई 39, ऑफ यानी मल्टीप्लाई 2/3, तो 3 से ये कटेगा 30 टाइम्स, प्लस ये हो जाएगा 5 बन जाए 5 और 7/5 इंटू ये हो जाएगा 85/7 माइनस 3/4, तो ये कितना हो जाएगा? 26, और 26 से इसे डिवाइड करेंगे 104 में, तो ये होगा 4, प्लस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे काटेंगे 17 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 3/4। एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम, और ये हो जाएगा 84 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 81/4। अगर इसे फ्रैक्शन उसमें होल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 होल 1/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 20 होल 1/4। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 7%, 12% एंड 5%। तो इसे कैसे करेंगे हम? फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। 7% का फ्रैक्शन कितना होगा? 7/100, तो
इसका मतलब क्या हुआ कि 100 अगर मार्केट प्राइस है तो उस पर 7 रुपये की छूट मिलती है और 93 में उसे बेच देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है 7/100 का, अगर हमें इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालनी है यानी 100 और ये 7 का हमें मिलेगी छूट यानी डिस्काउंट, तो 100/93। ऐसे ही 12% का अगर फ्रैक्शन करेंगे तो 12/100 ये हो जाएगा 3/25। तो इसका मतलब है 25 और 25 पे 3 रुपये का डिस्काउंट यानी 22, तो 25/22। उसके बाद 5% का, तो 5% को अगर हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 1/20, तो 20 रुपये पर 1 रुपये की छूट यानी 20/19। उसके बाद अब इसे हमें इक्विवेलेंट, एक सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट हम निकाल देंगे तीनों का। तो कैसे निकालेंगे, 2 से इसे काट देंगे 10 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स, 25 और 1 2 3 0, तो ये हो जाएगी 25,000। कितना हो जाएगा 25,000। रेशियो 93 और 19 इंटू 11, इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तो ये हो जाएगा 19437 इतना। अब 25,000 की वस्तु या 25,000 अगर मार्केट प्राइस है और वो इतने में बेच दी तो हमें छूट कितनी मिली, इक्विवेलेंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो 25,000 है एक तरफ, 25,000 और रेशियो 19437, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे हम, तो 25,000 माइनस 19437 अपॉन 25,000 पर निकालेंगे तो 25,000 इंटू परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो ये हो जाएगा 25,000 में से अगर 90,437 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5,563 डिवाइड बाई 250 और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 22.25%। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 22.25%। इसे रेशियो मेथड से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ₹12,600 ₹12,600 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 15 लेबर्स यानी 15 मजदूर। देयर आर 7 men, 3 women and 5 boys. If each woman get 3 times that of each boy and each man get 7 times that of each boy, what is the share of each woman? तो 15 मजदूर में से 15 मजदूर में 12,600 रुपये बांटे जाते हैं, जिनमें 7 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और 5 लड़के हैं। यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है तो सबसे पहले जो बॉय को मिलते हैं उसे मानते हैं। जैसे बॉय को मिले x रुपये, कितने रुपये मिले x, तो वुमेन को कितने मिलेंगे, वुमेन अगर बॉय को x रुपये मिले तो वुमेन को मिलेंगे उसके 3 गुना। क्यों, यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है, यानी इफ ईच वुमेन गेट 3 टाइम्स डेट ऑफ ईच बॉय, तो एक लड़के को अगर x रुपये मिले हैं तो एक वुमेन यानी एक महिला को मिलेंगे 3x और मैन को कितने मिलेंगे, तो मैन को मिलेंगे 7x। क्यों, एंड ईच मैन गेट 7 टाइम्स डेट ऑफ ईच बॉय, यानी बॉय का 7 टाइम्स यानी 7x। अब ये रुपए एक बॉय एक वुमेन और एक मैन के हैं, यानी एक लड़के एक महिला और एक पुरुष के ये रुपए हैं x और 3x और 7x। लेकिन हमारे पास कितने हैं, 7 मैन हैं, तो 7 मैन के कितने रुपए हो जाएंगे 49x। क्यों, एक के हैं 7x, तो 7 मैन के कितने हो जाएंगे 7 7 जा 49। एक वुमेन के कितने हैं 3x, तो 3 वुमेन के कितने होंगे 9x, कितने हो जाएंगे 9x प्लस उसके बाद एक बॉय के कितने हैं x और 5 बॉयज़ हैं टोटल, तो 5 बॉयज़ कितने हो जाएंगे 5x। अब ये टोटल रुपए हैं कितने, टोटल हैं 12,600, तो ये हैं टोटल 12,600 रुपये, 12,600। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से, तो 49 प्लस 9x और प्लस 5x, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 49 और 9 और 9 18 और 5 3 और ये हो जाएगा 63x इक्वल 12,600। उसके बाद x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 200। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच वुमेन, तो ईच वुमेन का शेयर कितना था 3x, तो x की वैल्यू कितनी है 200, तो 3x यानी 3 इंटू 200, तो ईच वुमेन का शेयर हो जाएगा 600 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो आंसर है वो होगा 600। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर if it takes the same time to go 35 किलोमीटर in the direction of stream and 28 किलोमीटर against the stream। जब डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जाती है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम यानी स्ट्रीम इस तरफ है और बोट भी इस तरफ जा रही है, यानी नाव भी इसी तरफ जा रही है, तो ऐसा कब होता है डाउन स्ट्रीम के केस में। और इसमें हम क्या करते हैं, स्पीड को प्लस करते हैं। और अगर धारा इधर है और बोट इधर से आ रही है तो ये क्या है अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी धारा की विपरीत दिशा में, और ऐसा होता है अप स्ट्रीम केस में, और इसमें क्या करते हैं स्पीड को माइनस करते हैं। तो अब क्या है हमारा सेम टाइम लगा है,
35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम में क्या लगा है, सेम टाइम। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ लगाएंगे हम d1 यानी डिस्टेंस क्या है 35 और स्पीड, स्पीड को हम करेंगे प्लस, क्यों, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, और इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम यानी कि यह धारा की दिशा में, धारा की दिशा में है, डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड को प्लस करते हैं। तो प्लस किसको करेंगे, स्पीड ऑफ बोट कितनी है 9 प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें नहीं पता तो हम मान लेंगे y, तो ये हो गई y। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम क्या है बराबर है इक्वल ये वाली डिस्टेंस 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर अपॉन स्पीड, अब इसमें क्या है अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट यानी अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या करेंगे स्पीड को माइनस करेंगे, स्पीड क्या है 9 और स्ट्रीम की माइनस y। तो समझ में आया, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम क्या है बराबर है इसलिए इक्वल का साइन, स्पीड यहाँ प्लस करेंगे यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ डाउन स्ट्रीम की कंडीशन है और यहाँ अप स्ट्रीम की कंडीशन है। अब 7 से काटेंगे, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 9 प्लस वाई इक्वल ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 9 माइनस वाई। तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसे 5 अपॉन 9 प्लस वाई, वाई क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और 4 अपॉन 9 माइनस वाई। अब बस क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 बाई इक्वल 36 प्लस 4 वाई, तो ये हो जाएगा 45 और ये इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल ये 4 वाई और इधर जाएगा ये प्लस में, तो ये हो जाएगा 9 वाई, यानी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो आई 1, कितनी आई 1। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, अ सम बिकम्स 6600 इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ ईयरली इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम, व्हाट इज द सम, यानी प्रिंसिपल हमें बताना है। एक धनराशि है 5% प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज दर पर, साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 6600 हो जाती है, वह धनराशि क्या है। सबसे पहले आपको पता है कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का वो मिला देंगे तो अमाउंट होगा यानी 6600 रुपये। अब SI क्या होता है, SI अगर यहाँ से निकालेंगे तो वो होगा अमाउंट माइनस P, कितना होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें SI का यानी सिंपल इंटरेस्ट का, वो कितना होगा P इंटू में R इंटू में T अपॉन 100, तो PRT अपॉन 100। अब SI क्या है, SI का वैल्यू कितनी होती है A माइनस P, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमें नहीं पता तो लेकिन हमें रेट पता है, रेट कितना है 5%, तो 5% और टाइम कितना है 4 years अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और 20 से ये 5 टाइम्स और इधर हो जाएगा ये 5A माइनस 5P इक्वल हो जाएगा P, यानी ये हो जाएगा 5A इक्वल 6P, 5A इक्वल 6P। तो 5A क्या था अमाउंट, और अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट कितना है 6600 रुपये, ए क्या था अमाउंट और अमाउंट है 6600 रुपये, उसके बाद अमाउंट है हमारा 6600 रुपये इक्वल कितना है 5P था, एक सेकेंड 6P, सॉरी 6P था यहाँ पे 6P, तो ये कितना है 6P, उसके बाद 6 से ये कट जाएगा कितने बार 1100, तो P यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना आया 5500 रुपये यानी 5500 रुपीज़, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आया 5500 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर कितना हो गया 5500 यानी 5500 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, अ बैट्समैन स्कोर 80 रन्स इन हिज 18th इनिंग एंड देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4 रन्स, हमें बताना है व्हाट विल बी हिज एवरेज आफ्टर द 18th इनिंग, यानी एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 80 रन का स्कोर बनाता है और इस तरह उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है, तो 18वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा। तो 18वीं पारी से पहले 17वीं इनिंग तक, तो 17वीं इनिंग तक उसका एवरेज कितना था, 17th इनिंग्स जो थी 18वीं पारी से पहले यानी 17 इनिंग्स तक उसका एवरेज कितना था, हमने मान लिया वो था x, कितना था x, तो उसका सम कितना होगा, सम क्या होता है, सम होता है एवरेज, यानी हमने माना है x इंटू एवरेज इंटू टोटल नंबर यानी ये 17, तो ये हो जाएगा 17x। सम क्या होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल सम यानी टोटल सम अपॉन टोटल नंबर,
टोटल नंबर, तो टोटल सम यहाँ से अगर सम निकालेंगे हम टोटल सम, तो वो कितना होगा, एवरेज इंटू टोटल नंबर। एवरेज कितना था, एक्स माना था, और टोटल नंबर कितने, 17th इनिंग, तो 17, तो टोटल सम कितना होगा 17x, तो कितना होगा 17x। उसके बाद उसने कितने रन बनाए, 80 रन और बना दिए, तो सम कितना हो जाएगा 17x प्लस 80। 80 रन तो बनाए, लेकिन उसके बाद एवरेज क्या हो गया, 4 रन बढ़ गया, तो 17x प्लस 80, और इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा, पहले 17th इनिंग्स थी, अब होगी 18 इनिंग्स, क्योंकि एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है हमारा टोटल सम, यानी 17x प्लस 80 टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, और टोटल नंबर कितने हैं 17 इनिंग्स ये रही, और 18वीं इनिंग्स में शामिल करेंगे तो टोटल नंबर हो जाएंगे 18। तो अब हमारा एवरेज कितना हो गया, पहले से 4 बढ़ गया, यानी x प्लस 4 हो गया। उसके बाद बस इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17x प्लस 80 इक्वल, ये हो जाएगा 18x प्लस 72। तो 72 अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 8, और 17x अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x, यानी 17x था प्लस 80 था इक्वल 18x था और प्लस 72 था, तो ये हो जाएगा 72 इधर आएगा 8 और इधर हो जाएगा x, यानी x की वैल्यू कितनी आई 8, यानी जो 17 इनिंग्स थी तब उसका एवरेज था कितना 8, कितना था 8। उसके बाद जब 18th इनिंग्स उसने खेल ली तो उसके बाद उसका एवरेज जो है 4 बढ़ जाता है, यानी 18वीं इनिंग्स के बाद उसका एवरेज कितना हो जाता है 12 हो जाता है। पहले कितना था, एक्स की वैल्यू कितनी आई 8, यानी 17 इनिंग्स तक कितना था एक्स था। उसके बाद जब उसने 80 रन बना दिए 18th यानी 18वीं पारी में, तो उसका एवरेज 4 बढ़ जाता है, यानी 8 प्लस 4 यानी 12 उसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। द बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 7 सेंटीमीटर, यानी एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास गिवन है 7। उसके बाद इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, तो CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो वो कितना होता है, वो होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, और एल की वैल्यू हमें नहीं पता, एल यानी स्लैंट हाइट। और तो ये कितना CSA ऑफ कोन कितना दे रखा है क्वेश्चन में 550, यानी 550। तो 7 से 7 कट जाएगा, 11 से ये 2 टाइम्स, और 11 से ये 50 टाइम्स, और 2 से ये 50 25 टाइम्स, यानी स्लैंट हाइट हमारी यानी एल कितनी आ गई, ये आ गई 25। अब हमारे पास आर है यानी रेडियस है 7, स्लैंट हाइट है 25, तो हाइट कितनी होगी, तो एक फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो या तो ट्रिपलेट हमें याद होनी चाहिए, यानी एक ट्रिपलेट होती है 7 24 25, तो इससे 7 क्या है रेडियस है, 25 क्या है स्लैंट हाइट है, तो 24 क्या होगी 24 होगी हाइट। लेकिन हम इस फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो कितना आएगा 24 ही आएगा। अभी निकाल के देखते हैं, L स्क्वायर इक्वल कितना होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब L की वैल्यू कितनी थी 25, और 25 का स्क्वायर 625 इक्वल H स्क्वायर, यानी हाइट हमें नहीं पता। हाइट की जरूरत क्यों है, क्योंकि अभी क्वेश्चन में हमें आगे जरूरत पड़ेगी। और R स्क्वायर यानी 49। अब 625 में से 49 घटाएंगे तो हमारा आएगा 576 इक्वल H स्क्वायर, और 576 होता है 24 का स्क्वायर, 24 का ये 24 का स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी जो हमारी हाइट है वो कितनी आई, वो आई 24, हाइट आ गई हमारी 24। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए हमने एच लिखा रहा था क्योंकि एच की जरूरत पड़ती है यहाँ। तो 1/3 और पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7, और एच कितना आया 24, तो 7 से 7 कैंसिल, 3 से ये 8 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 22 × 56, 22 × 56 अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का 1232। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 रुपीज एट द रेट ऑफ 16% पर एनम फॉर 2 होल 3/4 ईयर्स, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यानी हमारे पास प्रिंसिपल कितना है
प्रिंसिपल है हमारे पास 15,625। उसके बाद परसेंटेज 16%, तो रेट कितना है 16%। 16% का अगर हम फ्रैक्शन करेंगे तो वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4/25। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होता है, CI क्या होता है, इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर हमें अमाउंट पता चल जाए, अमाउंट अगर हम निकाल लें तो उसमें से प्रिंसिपल कितना है 15,625, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगी। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो एक साल का कितना होगा, यानी 16% का फ्रैक्शन कितना होगा 4/25। तो अमाउंट का मतलब क्या है 15,625, और पहले साल का जो अमाउंट होगा वो होगा 25 में 4 जोड़ेंगे 29/25। क्यों क्यों होगा अमाउंट, क्योंकि 25 क्या है प्रिंसिपल और उसमें 4 का ब्याज जुड़ेगा तो 29/25 हो जाएगा। अब दूसरे साल का कितना होगा, दूसरे साल का भी इतना ही होगा 29/25। उसके बाद अब तीसरा साल नहीं है, ये क्या है 3/4। यानी एक साल का, अगर एक साल का 16% है तो 3/4 का कितना होगा, 3/4 ईयर्स, तो 3/4 का कितना होगा 16 इंटू 3/4। तो 4 से ये 4 या 16, तो वो होगा 12%। अब 12% होगा, लेकिन 12% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 12/100, और ये हो जाएगा 4 3 या 12 और 4 से 25, तो ये हो जाएगा 28/25। 25 पर 3 रुपये का ब्याज, यानी 28/25। तो ये हो जाएगा हमारा 28/25। 28/25, तो ऐसे 25 से काट देंगे हम, 25 से ये कटेगा 625, और 25 इंटू 25 625 होता है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब हमारे पास हमने क्या निकाला था, अमाउंट निकाला था, तो अमाउंट कितना होगा 29 इंटू 29 इंटू 28, यानी 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 इंटू 28, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 841 इंटू 28। तो हमारा जो अमाउंट आएगा हमारा 23,548। 23,548। अब हमें निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट यानी 23,548 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना था 15,625। तो अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7,923। तो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 7,923। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12। S can complete a work in 50 days and T in 40 days and M is 30 days। यानी S एक काम को खत्म कर देता है कितने दिन में, 50 दिन में, और जो T है वो एक काम को खत्म कर देता है कितने, 40 दिन में, और जो M है वो कितने दिन में खत्म कर देता है, 30 दिन में। तो टोटल वर्क करने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 600, यानी टोटल काम है हमारा 600। तो एस एक दिन मतलब टोटल काम को 50 दिन में खत्म करता है, तो एक दिन की इफिशियंसी कितनी आएगी, 600 से डिवाइड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 12, और 40 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 30 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20। यानी एस जो है एक दिन में 12 काम करता है, 12 काम करेगा एक दिन में, तभी तो 50 दिन में ख़त्म कर देगा। और टी एक दिन में 15, और एम जो है वो एक दिन में 20 काम करता है। उसके बाद एस कैन वर्क ऑल डेज ऑफ द वीक। तो एस जो है वो पूरे हफ्ते काम करता है, और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, यानी एस तो 7 दिन काम करता है पूरे हफ्ते में। तो एक दिन में 12 काम करता है, 7 दिन में 7 इंटू 12, फिर प्लस। अब जो टी है, टी वो ओनली ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, यानी टी जो है वो 3 दिन काम करता है, केवल मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। तो एक दिन में टी कितना करता है, 15, तो 3 दिन में कितना करेगा, 15 इंटू 3, फिर प्लस। अब जो एम है, एम वाइल एम ओनली ऑन सैटरडे और संडे, एम जो है एम एक दिन में कितना करेगा, 20, और वो 2 दिन काम करता है केवल, सैटरडे को और संडे को। तो 2 दिन का कितना होगा, 20 इंटू 2। अब ये टोटल काम कितना आया, ये आया एक वीक का काम, यानी एक हफ्ते में कौन कितना काम करता है टोटल। तो एक हफ्ते में कितना होगा, 84 प्लस 45 प्लस 40, तो एक हफ्ते का काम आया हमारा 169। कितना, एक हफ्ते में तीनों मिलकर एस टी एम तीनों मिलकर 169 काम कर देते हैं, और काम कितना है टोटल 600। हमसे पूछा क्या है, द वर्क स्टार्ट्स ऑन मंडे इन हाउ मेनी वीक्स विल इट बी कंप्लीटेड, यानी कितने हफ्तों में ये खत्म हो जाएगा काम। तो एक हफ्ते में कितना हो रहा है, 1 वीक में होता है 169, तो 3 वीक में कितना होगा, 3 वीक्स में होगा हमारा 169 इंटू 3, 169 इंटू 3, यानी ये कितना हो जाएगा 507। तो 3 हफ्ते में 507 काम हो जाएगा, है कितना 600। उसके बाद हम देखेंगे 4 हफ्ते में कितना होगा, तो 4 हफ्ते में कितना होगा 4 वीक्स, तो 4 वीक्स में होगा, एक वीक में होता है 169, तो
तो 4 में कितना होगा, तो 4 में होगा 676। अब ये तो ज़्यादा हो गया, यानी इसका मतलब क्या है, अगर हम ऑप्शन से देखें तो बिटवीन यानी 3 हफ्ते से तो ज़्यादा लगेंगे और 4 हफ्ते से कम, यानी मोर देन 3 वीक्स और लेस देन 4 वीक्स, यानी 3 हफ्ता और 4 हफ्ता के बीच में हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा बिटवीन। बिटवीन क्योंकि एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा, एग्जैक्ट ना 3 हफ्ते में खत्म हो रहा ना 4 हफ्ते में खत्म हो रहा, तो एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे बिटवीन 3 वीक्स एंड 4 वीक्स, यानी 3 हफ्ते और 4 हफ्ता के बीच में हमारा काम जो है वो 600 काम है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि 3 हफ्ते में कितना काम हो रहा है, 507, और 4 हफ्तों में 676, तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं ये काम खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा हमारा बिटवीन 3 वीक्स एंड 4 वीक्स, यानी 3 हफ्ते और 4 हफ्तों के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 310 मीटर एंड 330 मीटर रेस्पेक्टिवली आर 160 मीटर अपार्ट, यानी क्रमशः 310 मीटर और 330 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पर हैं, यानी 160 मीटर की दूरी है, 160 मीटर की दूरी, और एक ट्रेन की लंबाई है 310 मीटर और एक ट्रेन की लंबाई है 330 मीटर, 330 मीटर। उसके बाद दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ स्टार्ट कर देते हैं, क्या करना, चलना स्टार्ट कर देते हैं। वे समांतर पटरियों पर क्रमशः 130 किलोमीटर पर आवर और 158 किलोमीटर पर आवर, यानी एक की तो स्पीड है 130 और दूसरे की स्पीड है 158, यानी 158 किलोमीटर पर आवर, और इसकी भी किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमसे पूछा क्या है, इन हाउ मच टाइम, इन सेकेंड्स में पूछा है टाइम, विल द ट्रेन क्रॉस ईच अदर। तो हमसे पूछा है टाइम के लिए हम लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या लेंगे, जो डिस्टेंस है 160 मीटर, लेकिन हमें डिस्टेंस में इसकी ट्रेन की भी डिस्टेंस लेनी होती है, तो ट्रेन की डिस्टेंस लेंगे 310 प्लस 160 मीटर वो दूर थी तो 160 प्लस 330, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेते हैं, स्पीड को प्लस करते हैं हमेशा, अगर एक ही डायरेक्शन में होती है तो क्या करते हैं, माइनस करते। अब ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, कहाँ लिखा है कि टूवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो, ये इधर है तो ये इधर है। उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, स्पीड को प्लस, स्पीड 130 और 158, लेकिन हमें टाइम किस में चाहिए, सेकंड्स में, और ये स्पीड किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/18, तो अब बस इसे सॉल्व करेंगे हमारा टाइम आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, टाइम कितना था, टाइम था 310 प्लस यानी डिस्टेंस 160 प्लस 330 और अपॉन ये नीचे करेंगे तो हमारी स्पीड कितनी थी, एक सेकंड, स्पीड थी हमारी 130 और 158, 130 प्लस 158 इंटू में 5/18, तो इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये 639 और 1 0 और ये हो जाएगा 314 और 7 और ये 800 अपॉन ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 288 इंटू 5/18। इसे अगर इसे काटेंगे तो ये 18 बन जाए 18 और 18 ये जाएगा 6 टाइम्स तो ये जाएगा 16 इंटू 580, टाइम हमारा 800 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 से ये 10 टाइम्स, तो हमारा जो टाइम आएगा वो आएगा 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 13, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एक्स एंड वाई लास्ट ईयर वॉज 4:5, यानी एक्स और वाई की जो लास्ट ईयर, एक्स और वाई की जो इनकम थी लास्ट ईयर यानी पिछले साल, लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर जो उनकी इनकम थी वो थी 4:5। उसके बाद द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर वर 3:4 और 2:3, यानी लास्ट ईयर ने पिछले साल जो एक्स और वाई की जो इनकम थी वो थी 4:5, एक्स की लास्ट ईयर थी 4 और वाई की थी 5, लेकिन इसमें क्या बोला है कि लास्ट ईयर और अभी का नहीं, लास्ट ईयर फ्रॉम दिस ईयर, तो लास्ट ईयर प्लस दिस ईयर मैंने लिख दिया है, चलो बड़े में लिख देता हूँ दिस ईयर, ये है दिस ईयर और ये है लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर और दिस ईयर का जो रेशियो है एक्स और वाई का इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल का मतलब अपनी सैलरी, यानी पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय के अनुपात, तो वो है 3:4 और 2:3। इसका मतलब क्या है
कि एक्स और वाई का अगर कंपेयर करें, एक्स और वाई के इनकम का, लास्ट ईयर उन्होंने कितने कमाया था, तो एक्स ने लास्ट ईयर कमाया 4 रुपये और वाई ने कमाया लास्ट ईयर 5 रुपये। लेकिन वो खुद की और वो खुद की इनकम का कंपेयर करें कि लास्ट ईयर हमने कितना कमाया था, यानी ये रेशियो है इनकम का, तो एक्स ने लास्ट ईयर प्लस दिस ईयर 3:4 और वाई ने लास्ट ईयर 2 रुपये कमाए थे और अब कमाए उसने 3 रुपये। ये अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ ये एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि लास्ट ईयर और दिस ईयर का है, यानी प्रेजेंट ईयर का, और ये लास्ट ईयर का है, दिन दोनों का, और इनका ये अपना अपना है, यानी एक्स का 3:4 और वाई का 2:3। अब क्या करेंगे हम, क्या बोला है इसमें लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का रेशियो यहाँ देखना, यहाँ कितना है 4:5 और यहाँ कितना है लास्ट ईयर का 3:2। इसे मत देखना 3:4, ये दिस ईयर वाला है, केवल लास्ट ईयर को देखो, लास्ट ईयर, तो यहाँ 3:2, यहाँ 4:5। अब इसे क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, 3 और 2 का क्या लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 6। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक करने की, 6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और ये जाएगा 30, यानी लास्ट ईयर की जो इनकम आ गई वो आ गई 24 और 30। तो यहाँ लास्ट ईयर की लिख देंगे हम 24 और यहाँ लिख देंगे 30, तो ये बराबर हो गए अब 24 और 30। अब दिस ईयर की कैसे निकालेंगे, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू 24, यानी 3 की वैल्यू 24, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, यानी 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू आई है 24, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 8 और 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 के मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 32, कितनी होगी 32। तो दिस ईयर की जगह यहाँ कितना आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा 32। और 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू 30, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू होगी हमें 45। कैसे कैसे होगी, 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू है 30, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की होगी 15, हमसे पूछिए 3 की, तो 3 की कितनी होगी 45। बस अब ये सॉल्व हो गया बस, क्योंकि दिस ईयर की रेशियो कितना आएगा 32 और 45, कितना आया 32:45। और हमसे पूछा क्या है, हमसे दे रखा है कि इफ़ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम, प्रेजेंट इनकम का मतलब क्या है दिस ईयर, यानी अभी की प्रेजेंट ईयर, तो प्रेजेंट इनकम 15,400, सम क्या है 15,400 है, सम क्या है दिस ईयर का सम कितना है 15,400, तो 32 + 45 का सम कितना है, ये है 15,400, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7, तो 77 की वैल्यू कितनी है 15,400, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15,400 अपॉन 77। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट इनकम ऑफ एक्स, प्रेजेंट इनकम ऑफ एक्स कितना 32 की वैल्यू, यानी हमसे पूछा है 32 की वैल्यू, तो 32 से मल्टीप्लाई, अब 77 से ये जाएगा 200 टाइम्स, 200 इंटू 32, तो ये हो जाएगा हमारा 6400 रुपये, कितना हो जाएगा 6400 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 था उसका कितना रुपये आ जाएगा 6400 रुपये, इसका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक थी ये कराने की। कैसे करेंगे हम, लास्ट ईयर का जो है, लास्ट ईयर का अनुपात कितना दे रखा है 4:5, यहाँ लास्ट ईयर और दिस ईयर का दे रखा है एक्स और वाई का 3:4 और 2:3, तो हम क्या करेंगे 3 और 2 है यहाँ 4 और 5 है, इसे इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो 24 और 30। अब 24 यहाँ 30 रख देंगे, तो 3 की वैल्यू 24 है तो 4 की 32 हो जाएगी, 2 की 30 है तो 3 की 45 हो जाएगी। अब बस ये दिस ईयर का रेशियो आ जाएगा 32 और 45, और आगे सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ बाई विच 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर कैन बी मेजर्ड कम्प्लीटली, यानी उस अधिकतम संभव लंबाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर पूर्णतः मापे जा सकते हैं। सबसे पहले तो इन्हें एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी 4 मीटर है और 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, 4 मीटर में कितने होंगे 400, और 490 सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे 490 सेंटीमीटर, 490। ऐसे ही 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर। उसके बाद 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है। अब मैं आपसे कहता हूँ एक स्केल लेके आइए जो इन तीनों को बराबर मतलब इन तीनों को कम्प्लीटली मेज़र कर दे, मतलब माप दे इन तीनों को। तो अगर हम 3 का लेके आते हैं कि 3 सेंटीमीटर का हमारा क्या है स्केल है, तो इसे नाप देगा वो, मतलब इसे माप देगा वो, क्योंकि 12 कट जाएगा पूरा, यानी 4 बार वो नाप देगा। और ये भी,
लेकिन जो 20 है वो 3 सेंटीमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही अगर आप 2 सेंटीमीटर का अगर स्केल लेके आते हैं तो 2 से 12 सेंटीमीटर भी मापा जा सकता है, 18 भी और 20 भी। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है, यानी इससे पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ बाई विच ये मापे जा सकें तीनों के तीनों, तो हम इसका मतलब होता है कि इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो हमें 490, 385 और 1295 यानी 1295 इन तीनों का निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? सॉरी एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या निकाला था, 12, 18, 20 का एचसीएफ यानी 2 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर ऐसा स्केल है हमारा जो इन तीनों को मेजर कर देगा। तो क्या निकालना है हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ। ओके, तो एचसीएफ निकालना है हमें। तो 490 और 385 और 1295 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हमें एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं। कैसे? हमें दिख रहा है 490 किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब जो एचसीएफ है वो 7 का मल्टीपल ही होगा। तो जैसे हम ऑप्शन देखें अगर, तो ऑप्शन नंबर ये पहला 20 ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी 35 ही इनका एचसीएफ है। और हम 35 से चेक भी कर सकते हैं। जैसे 490 35 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 7 से 70 और 7 से 5 और 5 से 14, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 385 35 से डिवाइड हो जाएगा 35 बन जाए 35 बन जाए 35। ऐसे ही 1295 भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है एचसीएफ को, बस ऑप्शन से ही हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन का वो कितना होगा? 35 सेंटीमीटर। तो ये थे आज के हमारे 15 सवाल। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। धन्यवाद।